Okay, let's start. Lease versus buy decision. टाइटल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लीज वर्सेस बाय डिसीजन। क्वेश्चन की हम रीडिंग करते हैं। ABC Machine Tool Company Limited is considering the acquisition of a large equipment to set up its factory in a backward region for rupees 1200,000, 12 लाख रुपए एक फैक्ट्री यानी लगाना चाह रहे हैं। The equipment is expected to have an economic useful life of 8 years. The equipment can be financed. Financed का मतलब इसके के लिए कैसे हमारे पास पैसे आ सकते हैं, उसकी अरेंजमेंट क्या हो सकती है। Either with an 8-year term loan at 14% interest, repayable in equal installment of rupees 2,58,676 per year. ये उसकी इक्वल इंस्टॉलमेंट है जो हर साल हमें पे करना होगी, और लोन की जो टर्म है वो 8 साल है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर हम यानी ये करें, बारो करके बाय करें, तो ये हमारे पास ऑप्शंस क्या है। 8 ईयर लोन है और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है, ये हम थोड़ा सा डाटा को सेग्रीगेट कर रहे हैं ताकि हमें परेशानी ना हो और हम इसे आराम से अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकें। 2,58,676 पर ईयर। अब ये देखना है कि ये साल के शुरू में पे करना है या साल के एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Or by an equivalent amount of lease rent per year. In both cases, payments are due at the end of the year. तो यानी अगर हम लोन की अमाउंट देखें, जो इंस्टॉलमेंट है, ये कब पे करनी है, एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट है ये उन्होंने हमें बता दिया है 14%। अच्छा जी, जब हम लीज में आते हैं तो लीज पे वो कहते हैं, ये आपको और से देखना है, ये जो हमें अमाउंट बता देगी है इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो साथ ही बता दिया है आर बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ लीज रेंट, यानी लीज की जो रेंटल अमाउंट है वो भी इतना ही है। तो यहाँ लिख लेते हैं लीज रेंटल्स 2,58,676 पर ईयर। इन बोथ केसेस जो पेमेंट्स हैं वो ड्यू है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं एंड ऑफ द ईयर। ठीक हो गया। The equipment is subject to straight line method of depreciation for tax purposes. अब ये जो depreciation है, हम क्योंकि बाइंग में इसका सॉल्यूशन लेते रहते हैं, depreciation हमने कैलकुलेट करना है वो यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड और 8 years लाइफ है। ठीक है, जैसे उन्होंने हमें बता दिया है। और स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो टैक्स पर्पसेस के लिए भी है, यानी ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये टैक्स डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारे काम ये आती रहती है। आगे जी, एज्यूमिंग नो सेल्वेज वैल्यू, यानी सेल्वेज वैल्यू भी कोई नहीं है, यानी बिकने के कि एट द एंड ऑफ द 8 ईयर कितनी अमाउंट में ये एक्सपेक्टेड है कि बिक जाएगी, तो ये 0 है। तो यहाँ लिख लेते हैं सेल्वेज वैल्यू, वो क्या कंसीडर हो रही है, 0। ओके, 50% टैक्स रेट। तो इन बोथ केसेस जहाँ पे भी टैक्स की बात आएगी तो टैक्स रेट क्या है हमारे पास, 50%। तो ये हमारे पास डाटा है। अब आगे जी, विच ऑफ द फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव शुड इट सिलेक्ट, कौन सा डिसीजन हमें लेना चाहिए। ओके, सबसे पहले अब हम लीजिंग की तरफ आते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज under leasing alternative. Under leasing alternative। ठीक है, तो इसके लिए अगेन सबसे पहले जो अहम बात है
वो टाइमलाइन को बनाना है। तो मैं टाइमलाइन बनाता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि कैश फ्लो किस टाइम पे जो है वो इनकर हो रही है। यहाँ पर आप जरा गौर से देखना है, टोटल 8 ईयर्स है हमारे पास। ये 0 टुडे यानी आज किसी भी साल का आज का पहला दिन यानी स्टार्ट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। ठीक है, अब हमने पेमेंट जो करना है वो हर साल के एंड पे करना है। हमने ये ऊपर अभी बात देख ली। ठीक है, ये हर साल के एंड पे, चाहे बाइंग में है चाहे लीजिंग में है। और जो उसकी अमाउंट है वो है 2,58,676। इन्हें हमने आज नहीं पे करनी, साल गुजरेगा एंड होगा तब पे करना है। कितना? 2,58,676। तो ये हर साल के एंड पे, यानी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ 8 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये देखें, ये कौन सी टाइप बन रही है, कैश फ्लो स्ट्रीम बन रही है, इक्वल अमाउंट है और हर साल के एंड पे है। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करें, एक तो ये एन्युटी है क्योंकि हर साल के एंड पे एक जैसी अमाउंट है। और कौन सी टाइप ऑफ एन्युटी है? एन्युटी ड्यू होगी या कौन सी एन्युटी होगी? हाँ जी, एन्युटी ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी हो जाएगी। अच्छा, अब हमें साथ में ये पता है कि जब हम लीज रेंटल्स पे करते हैं तो हमें टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स के बेनिफिट्स भी अलाउ किए हुए हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम अब पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि टैक्स बेनिफिट्स किस तरह से होता है। ठीक है, तो अब टैक्स का रेट कितना है? 50% है। यानी जिस साल हम क्या करेंगे, लीज रेंटल पे कर रहे हैं, उसी साल हमें टैक्स का बेनिफिट भी मिल रहा है। ठीक है, हर साल के पे। अब हम अगर इसका 50% कैलकुलेट करें, 258,676 into 50%, which is 129 and 333 and 8। तो ये इसी तरीके से ये भी, क्योंकि जिस साल इंस्टॉलमेंट आती जाएगी हमें ये बेनिफिट्स भी मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, शेड्यूल जो हम इसका बनाते रहते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे years, और यहाँ पे हम लिख लेंगे लीज पेमेंट्स आफ्टर टैक्सेस, लीज पेमेंट्स आफ्टर टैक्स, then present value interest factor, and then total present value। ओके, अब देखिए, अपने गौर से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना टाइमिंग्स को, इस टाइमलाइन को। 1 से 8 साल एक ही अमाउंट है, और वो अमाउंट हमने आफ्टर टैक्स लेना है, यानी माइनस और ये प्लस। तो डिफरेंस अमाउंट जो होगी, जो हमारा नेट कैश आउटफ्लो होगा, यानी इतना अगर हमने 2,58,000 पे करना है तो इतना हमारा कैश सेव हो जाएगा, जो 129 है। तो देना कितना पड़ेगा? 129, यानी जो दूसरा 50% होगा। ठीक है, तो 1 से लेके 8 तक, यानी पूरे 8 सालों में हमें जो इक्वल अमाउंट पे करना है, अल्टीमेटली जो हमारा कैश आउटफ्लो होगा वो क्या होगा? 129,338। ये पॉइंट क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई है इसमें कंफ्यूजन? जी, ओके। अच्छा जी, अब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट, ठीक है, ये हमने देखना है। तो ये 7% बनता है। 7% कैसे बनता है? ये अगेन वही कैपिटल स्ट्रक्चर वाला, के डी 1 माइनस टी। तो ये हमारे पास 14% है, 1 माइनस टी विच इज 50%। तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 7%। एक पॉइंट इसमें ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अब हमने ये कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, क्योंकि ये हम डिसाइड कर चुके हैं कि ये एन्युटी है
और ऑर्डिनरी एन्युटी है क्योंकि हर साल के एंड पे है। सो 1 माइनस 1.07 रेज टू पावर -8 एंड 0.07, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 1.07 raised to power -8, 1 minus this and divided by 0.07, तो ये हमारे पास बन रहा है 5.971, 5.971। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी अंडर लीज टर्म्स। That is 7,72,277, 7,72,277। तो ये है इसमें आउटफ्लो, कैश आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। यानी अगर हम लीजिंग की तरफ जाते हैं तो ये अमाउंट हमें पे करना पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कल का जो हमारा क्वेश्चन था वो आपके लिए लिटिल बिट कंफ्यूजिंग था, क्योंकि उसमें लीज की जो पेमेंट्स थी वो क्या थी, हर साल के शुरू में थी। तो उसमें हमारा जो ये पेमेंट पैटर्न बना था वो डिफरेंट बना था ड्यू टू टैक्स एडवांटेज, क्योंकि टैक्स एडवांटेज हमें साल के शुरू में नहीं मिलता बल्कि एरियर्स में मिलता है, फिर वो एक साल फॉरवर्ड चला। हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट देना पड़ी और यहाँ पे हमें टैक्स का बेनिफिट लेना पड़ा। इस तरीके से वो जरा पैटर्न हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में बना था, ये जो हमने अभी यहाँ पे बनाया है। अगर एंड ऑफ द ईयर पेमेंट्स हो रही है तो इट्स सो सिंपल, जैसे आपने कर लिया, ठीक है। अब हम दूसरा इसका एस्पेक्ट देखते हैं जो अंडर बाइंग अल्टरनेटिव। तो अंडर बाइंग अल्टरनेटिव अब हमने देखना है कि हमारी कैलकुलेशंस किस तरह से होना है। तो सबसे पहला काम अब ये यहाँ पे लिख लेते हैं बाइंग अल्टरनेटिव। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वर्किंग वन हम ये कर लेते हैं कि जो हमारे पास इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का कंपोनेंट होता है हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ, डिटर्मिनेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ, कोई भी वर्ड लिख लें यहाँ पे, ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ लोन। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम टेबल बनाते हैं एज यूजुअल। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे ईयर्स, उसके बाद लोन की इंस्टॉलमेंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर एज वी सा कि हमारे पास लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो गिवन थी, जबकि जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें लोन की इंस्टॉलमेंट हमें कैलकुलेट करना थी। लोन एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसके बाद पेमेंट्स जिसमें इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, यानी जो बकाया जाता है एट ईयर एंड। तो जो एंड का बैलेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट का होगा। अच्छा जी, अब कल हमने सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखा था। क्या लिखा था? 0 लिखा था। उसका मतलब कुछ ये था कि हम लोन के इंस्टॉलमेंट में 0 मीन टुडे, तो आज ही दे रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि हमने हर साल लोन की इंस्टॉलमेंट एंड पे देना है। दिस इज 1, यानी एंड ऑफ द ईयर 1। अगर साल के शुरू में देना होती तो हम यहाँ 0 लिखते, 0 से हमने शुरू किया आज से। अब ये अपने पॉइंट्स ध्यान में रखिए। 1 मीन एट द एंड ऑफ द ईयर 1, क्योंकि लोन की जो इंस्टॉलमेंट है हमने हर साल के एंड पे देना है। तो दैट इज 2,00,000
58,676। अच्छा, ये मैं डॉलर्स लिख रहा हूँ, मिक्सिंग हो जाती है समटाइम्स। तो ये बेसिकली क्या है, रुपीज है। जहाँ जहाँ भी मैंने डॉलर लिखे हैं तो आप उनको ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। मैं बल्कि कर देता हूँ ये करेक्शन ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, रुपीज है। जो करेंसी आपको दे दी जाए उसी में ही आपने उसको सॉल्व करना होता है। अच्छा जी, यहाँ पे भी रुपीज, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। या तो आप एक ही दफा यहाँ डाल दें एनएफ में। ओके, लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो हमने लोन कितना लेना है, जितने का इक्विपमेंट की कास्ट है हमने उतना लोन लेना है। तो जब आज जीरो टाइम में हमने लोन लिया 12 लाख, ठीक है। अब पूरा साल गुजर गया, अब हमने साल के एंड पे जब उसकी इंस्टॉलमेंट पे की तो उस 12 लाख को, पूरे 12 लाख को एक साल के अंदर यूज किया, तो इंटरेस्ट भी क्या बनेगा, उस पूरे 12 जो है लाख पे बनेगा। और इंटरेस्ट का रेट जो है वो कितना है, 14%। तो अब 12 लाख के ऊपर हम 14% देखते हैं, ये है जी 1,68,000। ये है जी 1,68,000। अब इसमें लोन इंस्टॉलमेंट हम ये दे रहे हैं, उसमें ये अमाउंट इंटरेस्ट की है, तो बाकी प्रिंसिपल अमाउंट पे हो रहा है इस इंस्टॉलमेंट के साथ। वो अमाउंट हमारे पास आ जाती है 90,676। अब ये प्रिंसिपल की पेमेंट है। अब लोन साल के शुरू में ये था, जब हमने इंस्टॉलमेंट पे की तो उसमें प्रिंसिपल ये माइनस हो जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट हमारी एंड ऑफ द ईयर क्या रह जाएगी, 11,09,324 रुपए। तो ये एंड वाला क्या हो जाएगा, दूसरे साल के शुरू में आ जाएगा यहाँ पे 11,09,324। अब फिर हमने इंस्टॉलमेंट देना है, ये हमारे पास सेम है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है। फिर 14%। अब हम क्या करेंगे, लोन एट बिगनिंग ऑफ द ईयर होगा, इसका लेंगे इसी तरीके से, पहले इसका लिया, अब इसका लेंगे, जो यहाँ पे अमाउंट आती जाएगी, ठीक है। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाता है 155,305, और प्रिंसिपल अमाउंट का बैलेंस आ जाता है 10,3371, और एंडिंग बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट का 1,005,953, 10,05,953। अगेन थर्ड ईयर में हमने यही इंस्टॉलमेंट देना है, फोर्थ ईयर में भी 258,676, फिफ्थ 258,676, 7 and 8। ये अब इंस्टॉलमेंट्स इक्वल है। सर ये आपने लोन होता है जो बिगनिंग ईयर लिया है 12 लाख, ये कहाँ से, मतलब क्वेश्चन में गिवन है? जी जी, ये गिवन है ना, ये देखिए यहाँ पर ये लाजमी गिवन होता है। देखिए, द इक्विपमेंट कैन बी फाइनेंस्ड आइदर, सॉरी यहाँ पे कि जो इक्विपमेंट की कास्ट है वो है 12 लाख, ठीक है। देखिए, अब इस ये ठीक 12 है लाख सर। कहाँ से आएगा, या तो हम लीजिंग के थ्रू या उधार लेके बैंक से, ठीक है। तो ये 258 एंड ये 676, ये हमारे 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। ओके, अब ये हमारे पास यहाँ पे बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल 100,5,953, इसका 14% लेंगे तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आ जाता है 140,833। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना होगी इस इंस्टॉलमेंट में, वो है जो हमारे पास 117,843, 117,843। अब ये प्रिंसिपल पेड हो रहा है तो ये बैलेंस कम हो जाएगा, तो 888,110। तो दिस विल बी द बिगिनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर, 888,110। अब 14% इस पे आ जाएगा, ये अमाउंट बन जाएगी 124,999।
335 और फिर इंटरेस्ट ये हो गया। और प्रिंसिपल पे अगर हम आते हैं तो ये अमाउंट बन जाएगी 134341। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम होता जाएगा एट द ईयर एंड 753769। ये बिगिनिंग बैलेंस बन जाएगा हमारे पास और फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 105,528। प्रिंसिपल पे आ जाएंगे ये होगा 153,148। बैलेंस आउटस्टैंडिंग 6,621 6,621 एंड देन इसके ऊपर जब इंटरेस्ट आएगा तो 84,087 एंड देन प्रिंसिपल 1,74,589। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस मजीद कम हो जाएगा 426 एंड 032। अब ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा 426 एंड 032। इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 59,644। प्रिंसिपल अमाउंट 199,032 और आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ 7th ईयर जो प्रिंसिपल अमाउंट है 227,000 2,27,000। अब आप गौर करें कल भी हमने बात की थी कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे करना होती है तो प्रिंसिपल बैलेंस जो है वो 0 होना चाहिए। ये हमने पहले से ही लिख दिया 0 क्योंकि आखिरी इंस्टॉलमेंट में से 0 होना है। तो ये 0 कैसे होगा जब ये वाला प्रिंसिपल पेमेंट वाली जगह आ जाएगा। जब पे होगा तो 0 होगा। तो अब हमने क्या करना है कि ये यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं क्योंकि ये बिगिनिंग में भी यही आना है। अब इंस्टॉलमेंट है 258,676 उसमें से जब ये प्रिंसिपल पेड हो जाएगा तो बकिया अमाउंट किस चीज की होगी इंटरेस्ट की होगी। 258,676 माइनस 227,000 तो 31,676। तो ये बैलेंसिंग अमाउंट है इसका ख्याल रखना है 31,676। ठीक है जी ये हमारे पास लोन्स की पेमेंट्स हो गई। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या था इस सारी कैलकुलेशन में बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट था दैट वाज इंटरेस्ट क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर हमने टैक्स बेनिफिट को कैलकुलेट करना है। दैट्स वाई ये हमने सारा शेड्यूल बनाया और हमें यहाँ पे पता चला कि इंटरेस्ट का अमाउंट्स कितना है। उसके बाद बाइंग बोरोइंग अल्टरनेटिव में हमने क्या कैलकुलेट करना होता है डेप्रिसिएशन वर्किंग टू depreciation expenses as per tax laws। तो ये उन्होंने बता दिया है दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हमारे पास कास्ट है 12 लाख सैलवेज वैल्यू उन्होंने 0 बता दी है और लाइफ 8 इयर्स तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है। ठीक है ये देखें टैक्स डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड 8 इयर्स और सैलवेज वैल्यू 0। ठीक है अब हमारे पास जो एनुअल डेप्रिसिएशन आएगी वो कितना है 12 लाख डिवाइडेड बाय 8 तो सिंपली ये हमारे पास बन रहा है ₹1,50,000। ठीक है तो ये हम एक साल के जो कैलकुलेट कर चुके हैं दिस इज एनुअल डेप्रिसिएशन यानी हर साल यही होगी यानी अगले 8 सालों में सेम यही डेप्रिसिएशन रहेगी। तो ये इतना सिंपल नहीं होगा जब रिटन डाउन वैल्यू मेथड होगा जो हम ऑलरेडी पहले एक सवाल में कर चुके हैं। ठीक है यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि
कि अगले 8 सालों तक ये एक ही डेप्रिसिएशन होगी 1,50,000। ठीक है, बस यहाँ पे। अब थर्ड वन जो है, लास्ट और इम्पोर्टेंट जो है, वो स्टेप क्या है हमारे पास, कैलकुलेट कैश आउटफ्लोस आफ्टर टैक्सेस अंडर बाइंग अल्टरनेटिव। Calculation of present values of cash outflows after taxes under buying or borrowing alternative। ठीक है, अच्छा इसके लिए भी मैं टाइमलाइन पहले बना रहा हूँ ताकि आपको वो जरा पैटर्न जहन में रह जाए। कल भी हमने ये किया था क्योंकि अब यहाँ पे देखो हमने पेमेंट क्या करना है, इंस्टॉलमेंट, यानी ये हमारे पैसे क्या जाएंगे, ये माइनस में होगा। अच्छा माइनस में अब कब से स्टार्ट होगा, माइनस में ये जहन में रखना है, ये है 0 तो ये है 1, तो अब यहाँ से माइनस का स्टार्ट होगा, आज से नहीं, क्योंकि एडवांस में इंस्टॉलमेंट नहीं है, हर साल के एंड पे है। कितना इंस्टॉलमेंट है, 258676, ये हमें हर साल पे करना है अगले 8 सालों तक। राइट, ओके। अब हमें बेनिफिट जो है वो क्या मिलना है, यानी कैश सेविंग कहाँ से होनी है, तो वो होना है यानी प्लस का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर हमें टैक्स का बेनिफिट मिलना है। तो ये भी हमें जब इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट देना है, इंटरेस्ट देना है, तो उसके साथ होगा, यानी ये हर साल के इसी तरीके से जैसे इंस्टॉलमेंट होगी वैसे ही। और तीसरी चीज क्या होगी, प्लस हमें डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स का बेनिफिट मिलना है। अब ये देखिए कि ये पे करना होगा तो ये हमारे पास कैश पॉजिटिव होगा, तो हमारा कैश आउटफ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू टैक्स सेविंग्स, कि हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा होगा। ठीक है, और ये जन मैंने टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज किया है सब चीजों की एट द एंड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन भी एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ ईयर बन रहा है क्योंकि इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे शेड्यूल बनाते हैं, years loan installment, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरेस्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे लिख रहा हूँ टैक्स शील्ड या टैक्स बेनिफिट, से जो भी आप नाम दे दें, टेक्निकली इसे टैक्स शील्ड कहते हैं, एट द रेट ऑफ 50%। उसके बाद कैश आउटफ्लोज आफ्टर टैक्सेस हो जाएंगे, इनका जो रिजल्ट होगा। फिर क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट ऑफ 7%, सेम उसी रेट पे जिस पे लीजिंग का हमने ये काम किया था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल प्रेजेंट वैल्यूज, तमाम डाटा जो है वो किस में है, रुपीज में। अब ईयर 1 मैंने लिखा, 0 नहीं लिखा क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट साल के एंड पे करना है। 258676, अब इसमें इंटरेस्ट कितना शामिल है ये हमें यहाँ से देखना पड़ेगा जो हमने अभी टेबल्स बनाई। तो पहले साल इंटरेस्ट है 168,000, ये मैं अब पहले से चीजें लिख लेता हूँ क्विकली, हर साल की 2 3 4 और 5 6 7 एंड 8, जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो मैं पहले से लिख रहा हूँ। अच्छा ये इंस्टॉलमेंट भी पहले से लिख लेते हैं क्योंकि ये डाटा हमारा सेम रहना है। 258676, 258676, 258676, 258676 and 258676। ओके, अब इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हमने वहां पर कैलकुलेट की हुई थी। पहले में था 1,68,000, दूसरे में है 155,305, फिर यहाँ पे है 140,
833, फिर है हमारे पास 124,335, 105, 528, then 84087, उसके बाद 59644, 31676 और डेप्रिसिएशन हमने अभी कैलकुलेट किए। हर साल सेम डेप्रिसिएशन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। $1,50,000। ओके, अब आपने टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट करना है। इन दोनों को प्लस करके उसका 50% यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, तो ये देखिए 168,000 प्लस 1,50,000 इंटू 50%, तो ये आपका टैक्स बेनिफिट जो आ जाएगा 1,59,000। दूसरे में 155,305 प्लस 1,50,000 इंटू 50%, तो ये आ रहा है जी हमारे पास 152,653। देन 140,833 प्लस 1,50,000 इंटू 50%, तो ये है जी 145,417। देन 124,335 प्लस 1,50,000 into 50%. So this is 137,168. Then 10,558 plus 1,50,000 into 50%. 1,277,64. 84,087 plus 1,50,000 into 50%. This is 117,044. Then 5,9,644 plus 1,50,000 into 50%. ये है 104,822. Then last में 31676 plus 1,50,000 into 50% tax benefit, that is 90,838. अब आपने गौर से देखना है, ये हमने पेमेंट्स करनी है हर साल और उसमें से ये हमें हर साल बेनिफिट मिलेगी। यानी ये नेगेटिवली बेसिकली हम यानी कॉमन सेंस यूज करें तो पे करना है और ये हमें बेनिफिट इतना मिलेगा। तो नेट आउटफ्लो कितना होगा जब हम इनका डिफरेंस लेंगे। तो फर्स्ट वन 258,676 minus 1,59,000, that is 99,676. 99,676। उसके बाद इसी तरीके से जब हम दूसरा कैलकुलेट करते हैं तो वो है 106,024, सेम इसी पैटर्न पे। तीसरे में 113 and 260. Third 121 and 509. And after this 130,912. Then 141,633. उसके बाद 153 and 854. Then 167,838. तो ये हमारे कैश आउटफ्लोज आफ्टर टैक्स हो गए। ठीक है, अब ये हर साल के एंड पे 1 2 3 4। अब आपने उसको आज प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, यानी 1.07 इसकी पावर माइनस n, यानी 1 2 3 जो भी हियर होगा। ठीक है, तो ये हम फैक्टर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ रहा है जी 0.935, 1.07 इसकी पावर -1, यस। उसके बाद 0.873
एंड उसके बाद 0.816, फिर 0.763, फिर 0.713, 0.666, 0.623, फिर 0.582। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू विल बी 93,197, then 92,559, then 92,420, then 92,711, then 93340, then 94328, then 95851, and last 97682। ओके, फिर हमें क्या करना होता है, इसका सम अप करना होता है। तो ये सम अप हमारे पास बन रहा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम प्रेजेंट वैल्यूज का टोटल करेंगे। तो जब हम ये सम अप करते हैं तो 752088 ये बनता है, 752088। ओके, फिर हम यहाँ पे आखिर में एडजस्टमेंट्स करते हैं कि अगर हम इस मशीन को बेचें तो हमें आखिर में, यानी 8 साल यूज करने के बाद अगर हम इस मशीन को बेचें तो हमें कुछ पैसे मिलने हैं। तो उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, क्योंकि ये सारे प्रेजेंट वैल्यूज है ये वाले। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू, तो हमने क्वेश्चन में देखा है कि सैल्वेज वैल्यू जो है इस एसेट की क्या है, वो 0 है। ये देखिए, सैल्वेज वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है 8वें साल के एंड पे हमें कोई कैश मिलना ही नहीं है जिसकी आज हम कोई वैल्यू कैलकुलेट करें। तो इट मीन्स ये 0 है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होती तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते और इस 752 वाले फिगर से माइनस करते, क्योंकि वो कैश इनफ्लो था जो मिलना था और ये कैश पेमेंट्स है 752। नंबर 1, ये हमें क्या करनी है, लेस करना है। फिर दूसरा, नॉर्मली हम लेस करते हैं अगर हमें कोई उसके ऊपर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लॉस हो रहा है तो टैक्स बेनिफिट्स होता है, और अगर हमने कोई उसको बेचने से गेन हो रहा है तो फिर हमें टैक्स पेमेंट करना पड़ सकती है। यानी लेस भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है। अच्छा, लेस किस सूरत में हो सकता है, जरा डिटेल में सुन ले। अगर हमें इस एसेट को बेचने के ऊपर लॉस होता, यानी टैक्स सेविंग्स on loss on disposal of asset, यानी अगर हम उस एसेट को बेचते और उसमें हमें लॉस होता तो लॉस पे हमें टैक्स की बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या कर देते, लेस कर देते। ये हम बात कर रहे हैं 1। अब ऐड क्या कब करेंगे, यानी हमें टैक्स देना कब पड़ सकता है, टैक्स पेएबल ऑन गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। अगर हमने उस एसेट को बेचा ज्यादा पैसों में तो हमें गेन हो जाएगा। ठीक है, गेन होगा तो हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो ये हमारा कैश आउटफ्लो होगा। तो आउटफ्लो में ऐड हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में ये दोनों, इनमें से कोई एक सूरत हो सकती है, ये बहरहाल कोई भी नहीं एग्जिस्ट कर रही। उसकी भी रीजन आपको कल भी बताई थी, अभी भी बता। 752088। ठीक है, अब टैक्स के लॉस या गेन की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली क्या है कि हमें यहाँ पे क्यों 0 हमने यहाँ लिखा है। देखें, हमारे पास कि इस एसेट की जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू अब क्या होती है, कास्ट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। देखें, 12 लाख का एसेट था,
और हमने हर साल 1,50,000 की डेप्रिसिएशन करके 8 सालों में इसके भी 12 लाख बन जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी बुक वैल्यू है ही नहीं, यानी जीरो है। ठीक है, यानी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये ₹0 इसकी वैल्यू है। अब इसकी सेल प्रोसीड्स क्या है? नॉर्मली सैलवेज वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं कि अगर हम बेचें तो एस्टिमेटेड इतने में बिकेगा, तो ये भी जीरो है। तो इसका मतलब है क्या है कि ना हमें गेन हो रहा है ना हमें लॉस हो रहा है। नो गेन एंड नो लॉस, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर होता तो फिर हम यहाँ पे जरूर उसकी वर्किंग करते। चलें, फाइनली हम इसके ऊपर अपनी ओपिनियन देते हैं। कमेंट लिख लें, हेडिंग में कमेंट्स लिख लें या एडवाइस लिख लें कि कैश आउटफ्लोस अंडर बाइंग borrowing alternative, that is 752,088 rupees, and cash outflows under leasing alternative रुपीस। ये हम देखते हैं जी, ऊपर जो लीज की वर्किंग की थी 772,277। ठीक है, अब देखें कहाँ पर हमारा आउटफ्लो ज्यादा है। आउटफ्लो हमारा ज्यादा है लीजिंग में। तो अल्टीमेटली फिर हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमें बाइंग की तरफ जाना चाहिए। द मैनेजमेंट of the company should choose buying and borrowing option, ठीक है, based on lesser cash outflows after taxes. That's it। ये थी जी आप जैसे फाइनेंस मैनेजर्स की ये ओपिनियन कि मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी उसे क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।